Hello and welcome everybody. Today we are going to start with the social legislations on the children. मतलब बच्चों की राइट्स के लिए क्या क्या legislations हैं, ये बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें होती है और होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। ठीक है। सो लेट अस सी। सबसे पहले मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, क्या इसका मीनिंग है और क्या इम्पोर्टेंस है सोशल लेजिस्लेशन का, और कहाँ कहाँ पर जो है रूल्स आए हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट पर है, चाइल्ड लेबर, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, सॉरी जुवेनाइल जस्टिस, और हिंदू एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और फिर इसके अलावा जो इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट, फीडिंग बॉटल, इन्फेंट फूड, ये सारी चीजें जो है सोशल लेजिस्लेशन के अंतर्गत आती हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है विथ रिस्पेक्ट टू द एज, जेंडर, कास्ट, फिजिकल डिसेबिलिटी, ये सारी चीजों के लिए एक लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है, जहां पर हम जैसे गांव में पंचायत वगैरह बिठाते हैं ना, तो एक दैट इज अ बॉडी वेयर यू कैन अप्रोच फॉर जस्टिस, है ना। तो जस्टिस के लिए जहां आप अप्रोच कर सकते हो उसको लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। और जिस एरिया पे वो प्रोग्राम होता है, या जहां पर भी हम ये एक्ट एक्ट करते हैं, किसी को न्याय दिलाने का या जो भी कुछ है, उसको हम लेजिस्लेशन कहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला तो एक्सप्लॉइटेशन, प्रोहिबिशन, ये सारी चीजें जो सोसाइटी में हो रही है, ये समाज में इसकी एक आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन चीजों पर जब दिक्कत परेशानियां आती है तो उसको इरेडिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड फॉर दैट ओनली द लेजिस्लेशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो सोशल लेजिस्लेशन एक्चुअली नेसेसरी है सोशल रिफॉर्म के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए, और नए नए नियमों की संस्थापना करने के लिए। भाई कोई बोले तो कम से कम कि हाँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तो सब उसको फॉलो करेंगे। सो इफ देर इज वन सम अथॉरिटी एंड दैट अथॉरिटी इज सेइंग समथिंग, देन एवरीबडी विल फॉलो, राइट। So what is the meaning of legislation? When unequal distribution of wealth exists in a society, or when social justice is denied to certain sections of the people, laws are enacted by the state government to bring an equilibrium. These laws are social legislations, यानी जहां पर आप को इक्वालिटी और मेंटेनेंस और बैलेंस मेंटेन करना है, कि भाई सबके साथ में जस्टिस हो। ऐसा काम जब आपको करना रहे या करना पड़े, तब उसके लिए आप जो हैं ये सोशल लेजिस्लेशंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। प्लीज गिव मी 1 मिनट। या सो व्हाट डज दिस मीन एज। देखिए, होगन और इनी, इन लोगों ने कहा कि सोशल लेजिस्लेशन क्या है। सोशल लेजिस्लेशन एम्ब्रेसेस एक्शन बाय द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी टू एलिमिनेट द एलिमेंट्स विच इज ऑब्जेक्शनेबल। मतलब जो चीज होना नहीं चाहिए, यानी जो चीज गलत है या जहां जस्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो सोशल लेजिस्लेशन कहलाएगा। तो इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि सोसाइटी में जब जस्टिस को संस्थापना करना पड़े, यानी जस्टिस बनानी है, तो उसके लिए सोशल लेजिस्लेशन जरूरी है। सोशल लेजिस्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लेजिस्लेशंस। जो दूसरे जस्टिस हैं उससे अलग है। यहाँ पर सामाजिक जो चीजें हैं, सामाजिक घटना, दुर्घटना, इन सब चीजों पर सुनवाई होगी। सुनवाई कह लो या जस्टिस, मतलब ये प्रॉपर कोर्ट नहीं होता है, बट एक लॉ बनाया रहता है, उसको हर कोई फॉलो करता है। यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर प्रकार की जस्टिस जो है आपको यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है। सो हर एक जहां जहां पर सोशल लेजिस्लेशंस हैं, तो भैया अगर हमको सोशल लेजिस्लेशन जुडिशियरी में जाना है तो हम कहाँ अप्रोच करेंगे। सो वी विल बी अप्रोचिंग सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशंस। सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन एक्ट पर हम इस पर जाएंगे। ठीक है। सो जस्टिस जो है यहाँ पर कैसे मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। जस्टिस यहाँ पर मिलेगी अकॉर्डिंग टू द लीगल एडमिनिस्ट्रेशन,
जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित चीजें होती, देखिए समाज में हर एक व्यक्ति के पास में चीजें पहुंचाना जस्टिस के, तो देखो कोर्ट में क्या चल रहा है, रोज कोर्ट कौन जा रहा है, ठीक है ना, तो किसी को नियम तो पता नहीं है, तो नियम वहां से बनकर है ना, सोशल लेजिस्लेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, वहां से उन नियम का पता चलता है, यानी सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है एक आम आदमी के लिए। फिर वहां से फिर ये चीजें जो हैं आगे बढ़ती हैं और तब सोशल लेजिस्लेशंस आते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए सोशल लेजिस्लेशन फॉर द चिल्ड्रन। तो सबसे पहले बच्चों के लिए क्या लॉ बना, तो वो था चाइल्ड मैरिज एक्ट। आपको पता है 1929 में ये एक्ट आया, क्योंकि इससे पहले भारत में बच्चों की कम उम्र में विवाह हो जाता था, जो कच्ची उम्र में वैवाहिक बंधन में बंधने के कारण जो है उनका शारीरिक एवं मानसिक दुर्घटना उनके साथ होती रहती थी। इसीलिए सबसे पहला जो बच्चों के लिए लॉ आया, दैट इज द चाइल्ड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, मतलब बच्चों की मैरिज नहीं हो। नेक्स्ट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, ये 1986 में हुआ, और ये जो है प्रोहिबिशन एंड रेगुलेटरी लेजिस्लेशन लॉ के अंतर्गत ये वाला एक्ट लागू किया गया। इसके बाद आया जुवेनाइल जस्टिस, इस एक्ट को केयर एंड प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन के अंतर्गत डाला गया, ये बच्चों के लिए 2001 में आया। हिंदू मैरिज एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, बच्चों को गोद लेना की जो नियम और नियमावली है कि भैया गोद लेने के बाद में आपको बच्चे का क्या क्या जिम्मेवारी और क्या क्या चीजों पे ध्यान और फोकस करना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है 1956 पे आई। फिर इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल एंड इन्फेंट, ये प्रोडक्शन और सप्लाई के लेजिस्लेशन के अंतर्गत आया, 1992 में इसकी संस्थापना की गई। तो बच्चों के लिए ये 5 लेजिस्लेशंस आए, 5 लॉज आए। सबसे पहला चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट, सेकंड चाइल्ड लेबर, थर्ड जुवेनाइल जस्टिस, फोर्थ हिंदू अडॉप्शन एंड फिफ्थ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट। ठीक। अब ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मतलब क्या क्या चीजें जो हैं वो जरूरी हैं इसके लिए। ठीक है, तो इधर पे अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आर्टिकल नंबर 15, ये बताता है कि बच्चे और वुमेन को जो है स्पेशल लॉज मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है ये इनको मिलना चाहिए। आर्टिकल नंबर 23 है ट्रैफिकिंग के लिए है, जहां पर ह्यूमन बीइंग्स और दूसरे लोगों को चाइल्ड लेबर या फोर्स्ड लेबर के लिए प्रोहिबिट करना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 24, 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कहीं पे भी किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, क्योंकि उसमें हजार्डस केमिकल्स का यूज हो सकता है और बच्चों के लिए ये एम्प्लॉयमेंट हजार्डस हो सकता है। तो ये 3 आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आए। नेक्स्ट चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, यहाँ पर लोकसभा में 25 अगस्त 1976 को ये लॉ को संस्थापना की गई थी। यहाँ पर जो अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए थे उसमें ये बताया गया कि एक तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी और दूसरा जो प्रमोटिंग पार्टी, मतलब जो शादी करवा रहा है और जो इसको प्रेरित कर रहा है, और मेन जिनके बच्चे हैं जिनकी शादी हो रही है वो, ये तीनों बॉडीज जो है ये बिना वारंट के इनके ऊपर वो कार्यवाही की जा सकती है। एक तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, मतलब जहां शादी हो रही है वो जगह, या जहां से भी जिसने भी शादी लगवाई वो, ठीक। और जो पर्सन इस शादी को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब शादी में आने वाले सारे रिश्तेदार, ठीक, एंड द गार्जियन, यस द पेरेंट्स मदर, ठीक, एंड द पेरेंट सॉरी द चाइल्ड्स मदर एंड द फादर, ठीक है, वो, तो ये सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं, और ये इन सब के ऊपर विदाउट वारंट जो है अंडर द बार्स इनको डाल सकते हैं। अगर कोई, अब इसमें क्या क्या पनिशमेंट्स है, इफ देर इज अ मेल अबाउट 18 ईयर्स और बिलो 21 ईयर्स, तो ये चाइल्ड मैरिज रहेगा। ठीक है, बट लड़कों के लिए 21 ईयर्स कर दिया है और लड़कियों के लिए 18 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये इसमें तो पहले तो 1000 रुपीज का फाइन और 15 दिन की जेल है, ठीक है, लड़का लड़की दोनों को, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में पेरेंट का जो ये है कि इनको इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ्स के लिए है, ठीक है। तो ये इसके पनिशमेंट्स हैं। अब प्रिवेंटिव मेजर्स, यस चाइल्ड मैरिज करो ही मत, सबसे बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर।
ठीक है। सो 1,000 रुपीज फाइन फिलहाल तो अभी है, बट अभी तो 1,000 में कुछ भी नहीं होता है। 1,000 रुपीज ही तो भरना है, भर देंगे, 15 दिन जेल चले जाएंगे, बेल हो जाएगी, 2 दिन में बेल हो जाती है। तो ऐसा सब सिस्टम चलता रहा, लेकिन चाइल्ड मैरिज होती है। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा चीजें आने के कारण अब इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है, लड़का लड़की खुद ही भाग के शादी कर ले रहा है कम उम्र में। तो अब वो ही फंस रहे हैं। तो ये चीज हो रही है, पेरेंट्स का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं आ पा रहा है, बट वो ही अब उनको ही समझ नहीं आ रही है, और वो 18 तक का और 21 तक का वेट नहीं कर पा रहे, एंड देन दे आर रनिंग ऑफ एंड देन डूइंग मैरिज। तो इसीलिए अब आधार कार्ड और ये सारी चीजें बिफोर द मैरिज दे आर टेकिंग, अर्लियर इट वॉजंट। अब ये देखें, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, अब इसके अंतर्गत अब जैसे आपको पता ही है कि आर्टिकल नंबर 14 आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि हजार्डस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देना है 14 ईयर्स के अंदर के बच्चों को। कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है किसी भी होटल्स या फैक्ट्रीज में भी। एम्प्लॉयमेंट जो है वो बैन रहेगी। ठीक है। तो ये सारा जो चाइल्ड लेबर का है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं देखिए, जैसे बीड़ी मेकिंग, कारपेट वीविंग, सीमेंट मैन्युफैक्चर, क्लोथ प्रिंटिंग, डाइंग, ये सारी कंपनीज जो है यहाँ पर यूजुअली रखा करते थे, अब यहाँ पर मनाही हो गई। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको प्लीज रीड आउट करिएगा, गो थ्रू करिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ये सब जगह का नाम दिया, इतना डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जुवेनाइल जस्टिस, ये केयर एंड प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 18 साल के कम उम्र के बच्चे यदि कोई क्राइम करते हैं तो उनको जस्टिस देना और फिर रिफॉर्मेटरी होम्स पर उनको भेजना, ये जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट का काम होता है। अब यहाँ पर जो मेन एस्पेक्ट होता है कि जहाँ पे चाइल्ड राइट कन्वेंशंस जो हैं वो इसका रोल प्ले करते हैं। और 1985 में बीजिंग में, ये यूनाइटेड नेशंस में ये वाला जुवेनाइल जस्टिस कोड जो है सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 1986 में इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आई। अब यूएन के रूल्स के अकॉर्डिंग जुवेनाइल डिप्राइव्ड को लिबर्टी मिलना जरूरी है। ऐसे लिए इंडिया को सिग्नेटरी बनाया गया और ट्रांसलेट किए गए म्युनिसिपल लॉज को, यूएन से जो भी लॉज मिले थे उनको ट्रांसलेट करके और फिर यहाँ पे इंडिया में लागू किया गया। अब ये जो सोशल लेजिस्लेशन है सीआरसी के अंतर्गत, जब कोई क्रिमिनल जस्टिस के लिए अगर कोई 18 साल से कम उम्र का जो है उसके आती है तो वो जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा। तो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है उसमें वल्नरेबल सेक्शंस यानी बच्चे और औरतें, विमेन्स एंड द चिल्ड्रन, इनके लिए अलग लॉ को सेटअप करने की संस्थापना आई, और ये जुवेनाइल के अंतर्गत चाइल्ड लॉज इसमें बना। तो ये यहाँ पर उसका दिया गया है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। पहले तो कंफर्म करें कि ये जुवेनाइल लॉ है, मतलब 18 साल से कम है बच्चा। ठीक है, बच्चा है वो, एटलीस्ट ये बताना पड़ेगा। फिर देन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और सोशल री इंटीग्रेशन पे पहुंचाना। फिर एक फैसिलिटेटर और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या लोकल बॉडीज के साथ में कनेक्ट करना, और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड्स पर स्ट्रक्चर करना। जुवेनाइल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इन सारी चीजों पे अंतर्गत आना, ये सब जुवेनाइल और कॉन्फ्लिक्ट लॉ के अंतर्गत आएगा। बच्चों को अरेस्ट करना और फिर उनको बेल देना, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें देखी गई है कि जुवेनाइल को बेल रिफॉर्मेटरी सेक्शंस पर जाकर ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। पेरेंट या गार्डियन का रिटन नोट मिलेगा, और प्रॉपर तरीके से बच्चे को ध्यान रखने की जिम्मेवारी जो है वो गार्जियन या पेरेंट जो भी है वो ले। फिर उसके बाद में प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग को प्रॉपर अटेंड करना पड़ता है। और कई बार जो है टेस्ट भी कराने पड़ते हैं इन्हें कि भाई प्रॉपर ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है बच्चा। तो उस प्रकार से सारी चीजें होके रिपोर्ट रिपोर्ट जब पूरी फाइनल आएगी उसके बाद बच्चे को छोड़ा जाता है। नाबालिग बच्चा अगर कोई क्राइम करते हुए पकड़ा जाए तो फिर उसके साथ में कुछ भी चीज जैसे इनसेफ या अनसेफ, सॉरी अनसेफ अगर लगती है तो फिर ये सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं।
प्रोसीजर फॉर द चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। केयर और प्रोटेक्शन के लिए क्या नीड है और कैसे और किस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जुवेनाइल जो यूनिट पॉइंट है, यहाँ पर जो हमारी इंक्वायरी कमेटी है वो अबैंडन होगी, और ये जो शेल्टर है ये अच्छी तरीके से सेट होगा। कौन सा शेल्टर? जहां पर बच्चों के लिए जरूरी है, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कहाँ सेफ्टी रहे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम जेल में हैं, लेकिन उनको जैसे कुछ काम वाम ऐसे कुछ करा दिया जाता है जेल में, जो वो करके और फिर ही उस पे आगे देखा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे रिहैबिलिटेशन और सोशल रीइंटीग्रेशन, मतलब जो बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स करेंगे, तो या तो अगर कोई इनको अडॉप्ट कर ले, ठीक है, या तो जो अनाथ रहते हैं या निग्लेक्टेड या अब्यूज्ड रहते हैं उनके लिए कोई सरचार्ज दे दे या उनका स्पॉन्सर कर दे उनको, ठीक है, तो वो चीज़ ये देख लेते हैं री सोशल रीइंटीग्रेशन, तभी ये बाहर निकल पाते हैं उसमें से, है ना। और दूसरा क्या है? फॉस्ट केयर, उनकी केयर को कोई फॉस्टर कर ले हिंदू अडॉप्शन एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, कोई उनको स्पॉन्सर कर ले या स्पॉन्सरशिप जो भी है कि भैया ये हो रहा है, फिर उनकी केयर और प्रोटेक्शन पर फोकस किया जाए तो उससे वो बाहर आ सकते हैं। फंड्स अगर कोई उनके लिए दे रहा है तो फिर उनको पैसा भी मिलता है। नेक्स्ट आ गया हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसमें इससे पहले हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो भी अडॉप्ट कर रहा है उसकी विवाह होना जरूरी है। ऐसे कोई भी हिंदू अडॉप्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं आ सकता है ना। अगर आपको किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत यू मस्ट बी मैरिड, ठीक है, तभी आप हिंदू अडॉप्शन एक्ट पर ले सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ही आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा आया। लेकिन अब कुछ दिन में तो ये चीजें हट भी गई थी कि नॉर्मल अनमैरिड पीपल ऑल्सो कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, अब ये चीज भी आ गई है। अब कौन कौन किसको अडॉप्ट कर सकता है? तो कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख या कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी ग्रुप है वो किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंदू हिंदू को ही अडॉप्ट करेगा, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट को ही अडॉप्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कन्वर्टेड हैं वो भी एक दूसरे को अडॉप्ट कर सकते हैं। हिंदू अडॉप्शन और मैरिज ये वाले एक्ट के अंतर्गत आते हैं हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, ठीक है। मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी इनका अलग अडॉप्शन एक्ट और ये सारी चीजें होगी, क्योंकि ये हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख इनमें जो संस्कार होते हैं यानी जो रिचुअल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, थोड़े मोड़े चेंजेस होते हैं, इसलिए ये हिंदू अडॉप्शन और इस मेंटेनेंस के अंतर्गत ही ये लोग आते हैं। एडॉप्शन का जो वैलिड है वो हमा के अंतर्गत यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो पर्सन एडॉप्ट कर रहा है उसकी प्रॉपर अडेप्टेबिलिटी जो है इन अडॉप्शन राइट है वो होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता होनी चाहिए, यानी उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सके, उसकी कैपेबिलिटी अच्छे से चेक करी जाती है और प्रॉपर कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन देखकर कि भाई कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा आगे भी, ये सारी चीजें देखते हुए भी अडॉप्शन की परमिशन मिलती है। पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ गिविंग अ चाइल्ड इन एडॉप्शन, अगर एडॉप्शन के लिए कोई व्यक्ति अगर देता है, जैसे कभी कभी है ना कोई गरीब पेरेंट होते हैं वो नहीं उनको कर पाते हैं, तो फिर कोई ऐसे रहते हैं जो उनको अडॉप्ट कर ले या स्पॉन्सर करने के रूप में अडॉप्ट कर ले, बच्चा उन्हीं के पास रह ले, तो उसके लिए मदर अगर है या फादर है, यूजुअली मदर की कंसेंट या परमिशन लेना जरूरी होता है। पिता की मृत्यु, ठीक है, और रिनाउंस्ड अगर वर्ल्ड में जा चुका है यानी कोमा में है अगर, ठीक है, और अगर फादर ये बोल रहा है कि मैं हिंदू नहीं, यानी कि फादर ने अगर किसी और धर्म को वो कर लिया है तब भी इसके बच्चे को कोई और अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है।
कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है? तो ऑब्वियसली हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हिंदू होना जरूरी है। और हिंदू में कौन से चार कैटेगरीज आते हैं? एक तो वैसे ही हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट। ठीक है, ये चार कैटेगरीज जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये पूरा हिंदू एडॉप्शन, और ये लास्ट हमारा जो एक्ट है इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एंड फीडिंग बॉटल। अब इसमें क्या आता है कि जो सबसे पहले हमारा जो चीज़ है कि छोटे बच्चों के लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करना यूएनसीआरसी का सबसे पहला रोल, ताकि माल न्यूट्रिशन से बचा जा सके। और जो ब्रेस्ट मिल्क है सबसे पहले तो उसकी प्रोविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मिले। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर जो भी बॉटल या डिब्बा या जो भी कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिटिव वे में अच्छी तरीके से सेट रहे, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। मदर्स मिल्क सब्स्टिट्यूट, ये सारी चीज़ें इसमें आए। और जो भी सब्स्टिट्यूट फूड बच्चे को दिया जा रहा है उसके लिए प्रॉपर हेल्थ वर्कर और सारी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहें, ये चीजें देखना जरूरी है। और प्रोहिबिशन जो है अच्छी तरीके से पता हो, एडल्ट्रेटेड फूड ना हो, और प्रॉपर इसकी चेकिंग और टेस्टिंग हो। फूड इंस्पेक्शन भी काफी अच्छी तरीके से होए, ये चीजें देखना जरूरी है। इस वाले में इतना नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका अगर समअप देखते हैं तो चाइल्ड मैरिज एक्ट है। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका विवाह रिस्ट्रेन किया गया। और आर्टिकल नंबर 14 फॉर चाइल्ड लेबर। और यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस जो है वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर रिहाबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सेटअप। हिंदू एडॉप्शन में अकॉर्डिंग टू द हिंदू द कपल शुड बी एबल टू मैनेज। और फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट और फीडिंग बॉटल्स जो है अच्छे से प्रोविजन दे सके, यही इसका सम अप है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम देखेंगे हाउ टू सीक रिड्रेसल, और इस वीक के अंतर्गत हमारा जो है चाइल्ड राइट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप लोगों को जैसे मैंने बताया था 9 तारीख से हमारी क्लासेस नहीं लगेंगी, और हमने आपको प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट बहुत सारा करा दिया था एनईपी का। सॉरी, आपका नहीं, वो पिछले वाले बैच वालों का एनईपी का वेबिनार हुआ है। 9 तारीख से आप लोग प्लीज अपने प्रैक्टिकल्स को सेटअप करेंगे। आप लोगों के प्रैक्टिकल्स का जो भी चीज है, ऑलमोस्ट बहुत सारा प्रैक्टिकल हो चुका है, लेकिन अगर कुछ पेंडिंग है या कुछ भी है तो हम आपको बता दें। ठीक है। So, ending the session here, I'm stopping the record. If you have any doubts, you can